Hello everyone, my name is Bhakti Kothari and I'm from Indian Masterminds. Along with me, we have a mentor, Mr. Sharad Gupta. This is our first video interview, and as our first guest today, we've invited IS officer Ms. Sonal Goyal. Ms. Goyal scored 13th rank in her UPSC 2008 examination, and today she's here with us to talk to us about her journey, her preparation, and will also share with us some useful tips regarding the upcoming UPSC aspirants. Hello, hi Bhakti, hi Sharad ji. Ma'am, my first question for you would be, you were already an established company secretary before you thought of going for UPSC examinations. So, what prompted this decision of leaving behind such a cushiony job and preparing for civil services? I was doing graduation from Shriram College of Commerce, Delhi University. तो मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में थी और थर्ड ईयर में एक्चुअली मैं साथ में सीएस भी कर रही थी कंपनी सेक्रेटरी सो उस टाइम में दिस वाज अलाउड आई मीन डूइंग योर प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएस अलोंग विद ग्रेजुएशन वाज अलाउड सो आई वाज एक्चुअली डूइंग सीएस आल्सो तो सीएस का मेरा सेकंड स्टेज जो कि इंटरमीडिएट स्टेज है वो कंप्लीट हो गया था और मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में थी तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में थ्रू मैगजीन्स पता लगा, फिर मैंने और ज़्यादा डिटेल में पता किया, तो मुझे ये लगा कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए डायरेक्टली कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। तो इवन दो मेरी फैमिली बिज़नेस क्लास फैमिली है, मतलब वी बिलॉन्ग टू पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। बिज़नेस फैमिली है बट मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पापा ने अपना प्रैक्टिस दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। So when I discussed this with my parents, so they were a little bit apprehensive in the beginning because for a female who was already doing graduation and जिनका ओरिएंटेशन मेरा भी हमेशा ओरिएंटेशन यही रहा था कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जॉइन करना है तो ये थोड़ा-सा बात जब डिस्कस की तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा अजीब लगा कि पहली बात तो सिविल सर्विसेज में जो है सिलेक्शन इज़ नेवर श्योर इवन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स समटाइम्स आर नॉट एबल टू मेक इनटू द फाइनल लिस्ट। देन सेकेंडली अगर आता है तो उसके बाद में कौन-सा सर्विस मिलेगा वेदर यू विल गेट आईएएस, आईपीएस या कोई और एलाइड सर्विस मिलेगी और उसके बाद भी अगर आईएएस, आईपीएस या फॉर दैट मैटर ग्रुप पे सर्विस मिलता है तो कौन-सा स्टेशन होगा? आई मीन व्हिच cadre or which place of posting I would get. So all these apprehensions came into the mind of my parents, which were, I mean, which kept on bothering them. But then after some time, my father had decided, okay, ठीक है आपको करना है तो आप कीजिए. But then he also suggested to me कि you should have your plan B for what he meant to say is that कि अगर civil services में नहीं होता selection तो आप लाइफ में क्या करोगे ये आपको क्लियर होना चाहिए सो देन ही सजेस्टेड क्योंकि मैं सीएस ऑलरेडी कर रही थी तो ही सजेस्टेड कि मैं उसको कंप्लीट करूं सीएस को और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं तो 2003 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया श्रीराम कॉलेज से 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ एंड 2004 में ही आई अपीयर्ड फॉर एलएलबी एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा एडमिशन हो गया लॉ में और उस साल 2004 onwards I started preparing for civil services. I got myself enrolled into law and I also started part-time job as company secretary. तो ये तीन चीज़ें जो हैं 2004 से 2007 तक पैरेलल चली मेरी लाइफ में। So civil services की तैयारी was the main focus. Then I was doing law, which was a regular course from Delhi University. And I also started my job as CS. मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था आई हैड रिटन मेल्स और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई क्लियर्ड इन 2008 हमारा रिजल्ट आया आई क्लियर्ड विद ऑल इंडिया रैंक 13 और मीनवाइल मेरा लॉ भी कंप्लीट हो गया था 2007 में माय एलएलबी वाज कंप्लीट सो इस तरीके से जो है मतलब मेरा जर्नी पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया मुझे यही लगा कि शायद एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा चाहिए जिससे मैं डायरेक्टली लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में क्योंकि हमारी फैमिली में पहले कोई भी नहीं था आई वाज द फर्स्ट वन टू इवन काइंड ऑफ थिंक ऑफ civil services and I think I am fortunate by God's grace and my hard work that I got into this field. And while you were preparing for your civil services examination, were there any kind of special measures that you had to take, any sacrifices that you had to make? Yes, of course, you know, civil services एक ऐसा एग्जाम है जो we all know it is the mother of all examinations in the entire nation and इसका world level में भी it is considered as one of the toughest exam
तो जो आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कोरोना क्वारंटाइन, so I think Yeah. quarantine basically means that you are, isolating yourself from the outside world and you're taking care of your own self, and एक kind of a restriction है जिसमें self discipline के साथ आप रह रहे हो. So I think I was also having that kind of a life during that time, and my focus was क्योंकि एक मिडिल क्लास बनिया फैमिली से बिलोंग करते हुए मुझे ये पता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा. अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे विश्वास देके ये बोला कि आप सिविल्स की तैयारी करो, तो बट आई न्यू दैट आई विल नॉट हैव प्लेंटी ऑफ इयर्स. जैसे जनरली एक इंडियन सोसाइटी में मेल को होता है कि वो 5-5 साल भी, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी बट आई एम टेलिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि एज अ फीमेल यू आर एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर योर ग्रेजुएशन या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो उसके बाद इफ अ फीमेल का एजुकेशन कंप्लीट है तो पेरेंट्स वुड थिंक ऑफ गेटिंग हर मैरिड एंड सेटलिंग हर इन लाइफ. तो मुझे ये Yeah. पता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सो इट वाज अ प्रेशर ऑन मी ऑन माई सेल्फ. सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन इट वाज काइंड ऑफ अ फोकस विच आई वाज हैविंग, एंड आई वुड से कि एक डिटर्मिनेशन था मेरा और एक कमिटमेंट था मेरा खुद के साथ. So this was a commitment which I had given to my own self that yes, I am appearing for this examination and I'll give my 100%. Unfortunately, just जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, I was very depressed. और मुझे यही लगा कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा. बट देन आई थॉट कि अब मुझे ऐसे तैयारी करनी है, अपना ऐसे एफर्ट देना है कि मुझे अपने ऊपर रिग्रेट्स ना रहे. आई शुड नॉट फील सॉरी फॉर माई ओन सेल्फ कि ओ आई डिड नॉट गिव माई बेस्ट एफर्ट. तो मुझे यही मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जो एफर्ट दूंगी वो बेस्ट एफर्ट ही दूंगी, एंड आई शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. और मुझे बाद में कोई अपने से कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया. और मेरा जब मैं तैयारी करती थी तो मेरा जब हमारा जो घर है दिल्ली में तो वहाँ पे ऊपर वाला फ्लोर पे मतलब मैं पढ़ा करती थी. तो मेरा पूरा एक जो था रूम था वो बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप ऑफ रूम मैं थी. एंड घर में कोई भी आया ड्यूरिंग फेस्टिवल्स relatives used to come, but I hardly met. In fact, there were so many social occasions, cousins की wedding हुई, but मैंने generally ज़्यादा attend नहीं करी. And उससे socially also you are kind of criticized कि पता नहीं ये क्या करेंगे इतना पढ़ के kind of. And I remember that I have an elder sister, so who was doing CA at that time. So मेरी sister है, she is a professionally qualified chartered accountant. तो मेरे फादर को हमारे रिलेटिव्स कई बार उन्होंने बोला कि पता नहीं ये अपनी बेटियों को इतना पढ़ा के क्या करेंगे. सुनो, जो टिपिकल एक माइंडसेट होता है हरियाणा में, अब तो बहुत चेंज हुआ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-4 की बात. सो लगभग 17-18 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ. उस टाइम में उन्होंने इस तरीके से, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर का जवाब हमेशा एक ही रहा कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक गिफ्ट हम दे सकते हैं अपने बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेल हैं या फीमेल हैं. और यही मैं इन बच्चों को देना चाहता हूँ. इसके बाद ये बच्चे अपने आप डिसाइड करें कि इनको आगे क्या करना है लाइफ में. सो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, स्पेशली टू माई फादर एंड मदर एंड माई सिबलिंग्स दैट वो एक उन्होंने फेथ अपना दिखाया और हमारे ऊपर फिर ये जिम्मेवारी थी कि जो उन्होंने फेथ दिखाया उसको हम पूरा करें. According to you, what do you feel is essential to clear a UPSC examination? जो भी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला मेरा सजेशन उनको एडवाइस यही रहता है कि आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं. द गोल because of which you want to be in the civil service examination should be very much clear to you कि क्या आप देश सेवा के लिए ही एग्जाम देना चाहते हैं या कोई और पर्पस है. दैट शुड बी क्लियर बिकॉज दिस गोल विल ओनली कीप यू मोटिवेटिंग. ये मैंने इसलिए बात कही क्योंकि ये जो गोल है, ये जो आपके माइंड में जो डिसीजन जो आप लोगे, यही आपको बैकअप करता रहेगा जब भी आप लो फील करोगे. बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल भी लगते हैं.
तो उसमें गाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप सोचें कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी। मतलब बहुत अच्छी आपने तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ, यू एग्ज़ॉस्ट योर ऑल अटेम्प्ट्स और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आई वुड लाइक टू से कि बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के दिन में हम आप इतनी पढ़ाई करोगे, सिविल्स की तैयारी करोगे, आप अपना टाइम लगाओगे, मनी लगाओगे, अपना एफर्ट लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सोचो कि सपोज़ मेरा सिविल्स में अगर नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं आगे क्या करूँगा, क्या करूँगी? वो प्लान बी ऑप्शन आपका होना चाहिए। So this is Right. very important. So these two things, why you want to be in civil services, and the second thing is कि if you don't clear civil services, then what will you do as your fallback career option? These two things are very important. तो ये तो दो चीजें हो गई कि जब आपने सोचा कि मेरे को सिविल्स की तैयारी करनी है। वंस यू डिसाइड दैट यस यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, या आप तैयारी शुरू करते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजाइज इन द सेंस कि आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो। So last 3 years question paper I think is enough for prelims and mains both. और उसमें जो है आपको थोड़ा देख के आइडिया लगेगा कि आपको ऑप्शनल क्या होना चाहिए। Many candidates choose the same optional जिसमें उनकी ग्रेजुएशन है। कई Right. लोग जो हैं चेंज भी करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। Then you also decide कि you will opt for coaching or you will not have any coaching, या आप पूरा सेल्फ स्टडी ही करोगे। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वो टाइम मैनेजमेंट सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ यू आर अटेंडिंग एनी कोचिंग क्लास, तो वो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको समझना ज़रूरी है कि आपने कोचिंग में क्या पढ़ा। सो वो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स जैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स देना है, जैसे अभी का तो प्रीलिम्स अभी 4 अक्टूबर को ही हुआ, जिसका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर Hmm. आपको नेक्स्ट ईयर जनरली जून में होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, तो अगर देना है तो उससे I would say approximately 1 year prior to that, start preparing. Initially, you can focus on, combined strategy for mains and prelims. So there are various topics जो mains और prelims में combine हैं। GS में भी कई topics same हैं। तो उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, और उनके जो हैं आप नोट्स जो बनाओगे वो इस तरीके से बनाओ कि आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करें। और जब आप प्री की तरफ जब जा रहे हो, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, देन आई थिंक यू शुड टोटली फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स का भी मेरे टाइम से चेंज हुआ पैटर्न। सी सेट आया 2011 में, सी सेट आया, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड जीएस का भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका प्रीलिम्स में कंफर्टेबल स्कोर हो, सो दैट प्रीलिम्स इवन दो इज अ क्वालिफाइंग थिंग, बट अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं होगा, मतलब कई बच्चे मैंने देखा कि मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको लगता है प्री तो हम कर ही लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री की स्ट्रेटेजी अलग है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद अ नेगेटिव मार्किंग। एंड मेंस जो है इट्स अ सब्जेक्टिव, और जिसके अंदर आपकी थिंकिंग एनालिसिस एंड ओरिएंटेशन का टेस्ट लिया जाता है। तो बेसिकली ये है कि इनिशियली में देयर कैन बी अ कंबाइंड स्ट्रेटेजी, आफ्टर दैट यू शिफ्ट टू प्रीलिम्स, एंड आफ्टर यू गिव प्रीलिम्स, जो आपका फिर मेंस के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे आपको अगर 5 मार्क्स में ये पूछते हैं तो क्या कीवर्ड होंगे, 20 नंबर में पूछते हैं तो क्या कीवर्ड है, कैसे लिखना है। सो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपीटेड रिविजन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपके माइंड में रिकलेक्ट होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, एंड यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। essay writing is very important. So basically essay is a they try to judge how you think and about an issue, आपका कैसा mindset है, do you think that kind of a logically or not. And after you appear for mains, interview की तैयारी जो है, interview is basically your personality test. तो आपको आपके बारे में, आपके होम टाउन के बारे में, आप जहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में, करंट अफेयर्स, जीएस, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरव्यू के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट दैट डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यू बोर्ड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आता है, तो यू कैन जस्ट वेरी पोलाइटली
उनसे आप बोल सकते हैं कि सर और मैडम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई या फिर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इशू, बट इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा मैं इसके बारे में जानकारी ज़रूर लूँगा। तो इस तरीके से इंटरव्यू की आप फेस करो। एंड सिविल सर्विसेज बेसिकली आई वुड से कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर फोकस्ड डिटर्मिनेशन। और आपको बीच-बीच में जो भी टाइम आता है व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, उसमें आपको अपना जो है मनोबल नहीं खोना है, उसमें आपको अपना जो है साहस के साथ अपना हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर टाइम में जो भी आपको मिलता है उसमें थोड़ा रिलैक्स करो बीच-बीच में आधा घंटा, 1 घंटा। इफ यू हैव सम हॉबी गिव टाइम टू देम, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू फैमिली, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। और मैम जैसे कि आपने कोचिंग्स के बारे में बात करी, सो व्हाट डू यू फील इज़ बेटर, खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना या प्रोफेशनली किसी कोचिंग में जाके उसके लिए प्रिपेयर करना? इट इज बेसिकली अ पर्सनल डिसीजन। कैंडिडेट लाइक मी, मतलब जिन्होंने मैंने कभी भी कोचिंग नहीं ली, मतलब ग्रेजुएशन में मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। मेरा श्रीराम कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर्स थे, जिनकी कॉमर्स में बुक्स आती है, जनरली उन प्रोफेसर्स ही वहाँ पढ़ाते हैं, तो हमें कोचिंग की कभी आवश्यकता नहीं हुई। सीएस में मैंने सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के लिए 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग मैंने इंस्टीट्यूट में जॉइन की, लॉ के लिए कभी कोचिंग नहीं ली। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि इट डिपेंड्स कि आपको आदत है या नहीं। अगर आपको आदत ही नहीं है तो ऐसा ना हो कि आप डिसोरिएंट हो जाएं एंड यू आर जस्ट गोइंग टू द कोचिंग बिकॉज अदर कैंडिडेट्स आर गोइंग। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि बाकी लोग भी कोचिंग ले रहे हैं, आप कोचिंग जाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप किस मेथड में कंफर्टेबल हैं, ये आपको डिसाइड करना है और उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और कोचिंग आज के दिन में बहुत कॉस्टली भी हो गया कई जगह में। एंड इफ़ यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम टाउन, इफ़ यू आर कमिंग टू सम अदर प्लेस, तो रहने का खर्चा, लॉजिस्टिक्स अरेंज करना है, ऑल दैट इज़ नॉट ईज़ी। और स्पेशली अब जो कोविड-19 पैंडेमिक जो आया है, इसकी वजह से हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारे रहने का जो है तरीका काफ़ी चेंज हुआ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोचिंग लीजिए, अगर नहीं है तो आज के दिन ऑनलाइन मटेरियल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। देयर आर वेरियस ऑनलाइन अकेडमीज़ इन फैक्ट who are giving tutorials, online tutorials भी available हैं, तो you can access to them, plenty of good material is available on internet। उसको यूज़ कीजिए, अपना टाइम को मैनेज करना और जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से ग्रास्प करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन द फैक्ट कि भई हाँ, आप कोचिंग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग लो, यू कैन टेक पार्शियल, जिसमें आपको लगता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको क्लासरूम स्टडी करने की ज़रूरत है, आप उसके लिए ले सकते हो। जिसमें आपको नहीं लगता कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, वो आप खुद भी तैयार कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली अ डिसीजन व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल काइंड ऑफ जजमेंट। एंड मैम एज यू टोल्ड अस दैट व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आपको बहुत सारी हार्डशिप्स, जजमेंट्स, स्टीरियोटाइप्स बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। सो व्हेन यू फाइनली गॉट योर रैंक 13th, हाउ डिड इट फील? इट वाज़ माय वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स हू ब्रोक दिस न्यूज़ कि मेरा सिलेक्शन हुआ। इनफैक्ट उस टाइम में क्या था कि सोशल मीडिया इतना अपबीट नहीं था और घर में इंटरनेट जो था वो आई थिंक एमटीएनएल वाला इंटरनेट था हमारे पास में। सो आई हैड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो फ़ोन वोन में मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता लगता था कि एकदम से रिजल्ट आ गया। सो इट वाज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स हू हैड गॉन टू यूपीएससी एंड ही ब्रोक द न्यूज़ टू मी कि भई आपका सिलेक्शन हुआ। एंड दैट फ्रेंड इज़ नाउ माय हस्बैंड ऑफ कोर्स। सो मतलब राइट। तो उन्होंने बताया मुझे एंड देन आई चेक्ड वेबसाइट पे, तो मेरा रोल नंबर था इन द फाइनल लिस्ट, रोल नंबर एंड द नेम वाज देयर। सो आई वाज वेरी हैप्पी। सो घर पे मेरे पापा मम्मी थे उस टाइम में एंड व्हेन आई फाइनली सॉ माय नेम, सो बहुत एक मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग रहती है कि बहुत खुशी भी होती है कि
मतलब आई फ्रैंकली नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना हाई रैंक आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सिलेक्शन दिस टाइम, यू नो, फ्रैंकली सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरी कमिटमेंट थी कि हाँ, मैंने एफर्ट ऐसे देने हैं कि मुझे अपने ऊपर ग्रज ना रहे कि मैंने तैयारी अच्छी नहीं करी। तो मुझे ये तो था, जब मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया था, मेंस जब मैंने लिखा और इवन इंटरव्यू जब मैंने अपीयर किया, मेरा इंटरव्यू भी वन ऑफ द वेरी टफ बोर्ड्स आई अपीयर्ड, मिस्टर डीपी अग्रवाल हू देन वेंट ऑन टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो सर का थोड़ा-सा उस टाइम में फेमस था दैट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, एंड माय इंटरव्यू लास्टेड फॉर अराउंड 35 मिनट्स। सो मुझे ये था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, बट ये अंदेशा नहीं था कि भई हाँ, 13th रैंक आएगी। सो व्हेन आई सॉ माय नेम, आई वाज़ कन्फर्म्ड कि बीइंग इन द हाई रैंक आई वुड बी इनटू द आईएएस। सो एक आईएएस बनना और उसकी फीलिंग को वो मतलब वो पल अभी भी मुझे याद है। आई थिंक 16 मई 2008, तो 16th मई 2008 हमारा रिजल्ट आया था, शाम को लगभग 4 से 5 के बीच में। और एक फीलिंग ये बहुत अच्छी लगी कि भाई फाइनली यू आर देयर, बट साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई तभी से कि अब जो है, क्योंकि आप आईएएस में आपका सिलेक्शन हो गया, तो पीपल विल बी वाचिंग यू, सो पीपल अराउंड वुड बी जजिंग यू एंड पीपल विल बी ऑब्जर्विंग यू, so you cannot be the normal self जो आप अभी तक थे। और ऐसा ही हुआ कि मैंने जब क्लियर किया सेम डे, इनफैक्ट इवनिंग में देवर फ्यू रिपोर्टर्स हुआ कॉलिंग में, क्योंकि दिल्ली में ही था मेरा। तो दिल्ली में तो इट्स अ हब फॉर यूपीएससी कोचिंग एटसेट्रा। तो न्यूज़ चैनल एंड मैगजीन के लिए इंटरव्यू, न्यूज़पेपर के लिए, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही लगा कि एक लिटिल स्टारडॉम सा अचीव कर लिया, so and then slowly that feeling sinks into you. And when I kind of then I was preparing for going to the academy Labasna, हमको मसूरी ट्रेनिंग पे सितंबर में जाना था। 1 सितंबर 2008 को हमारा ज्वाइनिंग हुआ था। तो उससे पहले मतलब मैंने अपने आप को एक्चुअली प्रिपेयर किया कि नाउ आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ ऑर्डिनरी गर्ल, मतलब who can do anything anywhere. I have to have that self restraints, that there are lot of things and paraphernalia जिसमें हमें आगे काम करना होगा, और लोगों का आपको देखने का नजरिया थोड़ा अलग होगा। यू विल बिकम एन एग्जाम्पल, मतलब आपकी खुद का स्कूल आपको इनवाइट करता है कि आप अपना आके बच्चों से इंटरेक्ट करो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ दे विल ऑनर यू। So all these small things will make you feel that you have become important, or uh, or in fact you have attained a responsible position, और अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो दुनिया के सामने। Also, ma'am, we would like to know a little bit about the allotment of the cadre system because you scored such a high rank as 13th and you got Tripura as your cadre. So, can you please tell us how this allotment system took place? मेरे बैच तक जो कार्डर एलोकेशन सिस्टम था, तो वो सिस्टम बेस्ड ऑन अ रोस्टर। एक रोस्टर मूव करता था अल्फाबेटिकली, और उसमें क्या था कि वो ये देखते हैं कि आपका होम कार्डर जो है उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी है या नहीं है। सो माय होम कार्डर वाज दैट टाइम एगमोट एंड आई वाज इन जनरल वैकेंसी, तो जनरल कैटेगरी। तो उस टाइम में एक ही इनसाइडर वैकेंसी थी फॉर अ जनरल कैंडिडेट इन एगमोट कार्डर, सो वो रैंक 6 को अलॉट हुई और मेरे को फिर रोस्टर में मूव किया गया। तो हमारे टाइम में रोस्टर मूव हुआ था यू से, अल्फाबेटिकली मूव करता है यू से उत्तराखंड, और मेरे नाम तक आते आते इट वेंट अप टू एमटी, सो मणिपुर त्रिपुरा मुझे अलॉट हुआ था। So Manipur Tripura was a joint cadre at that time. After few years, bifurcate हुआ and I am in Tripura. And just to mention to you, जो आपने cadre allocation की बात कही, तो 2009 onwards ये cadre allocation system change हो गया। तो 2009 onwards ये हुआ कि you had to rank, the cadres, and आपकी रैंक के हिसाब से आपको कार्डर मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर आपको सपोज होम कार्डर नहीं मिल रहा, आप हाई रैंक में हैं,
so you can get cadre of your second or third preference. So for example, अगर मेरे को एगमोट नहीं मिलता तो I could have gone to Rajasthan, Haryana or any of the other state which I would have ranked at a higher pedestal. And of course now again the system was changed recently last 2-3 साल में. It has moved to a zonal system. So in a zonal system they have clubbed few states और उन states को zones को ranking करनी होती है. So you know this is a purely getting a cadre is purely based on the system which has been designed by UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उसका उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से कार्डर मिलता है. तो 2008 तक मेरे बैच तक रोस्टर सिस्टम था, उसके बाद से सिस्टम चेंज हुआ. And ma'am, would you like to convey a message for the youth of India? यूथ ऑफ इंडिया के लिए मेरा मैसेज देखिए यही है कि आई मीन यू बी फोकस्ड व्हाट यू वांट टू अचीव एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड यू डू व्हाट यू लव. यू नो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अगर आप वही काम करेंगे और उस काम को अपने 100% एफर्ट से करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स. चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाएं, चाहे आप अपना बिजनेस सेटअप करें, चाहे आप यू डू एनी अदर काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी. भी कुछ लोग NGOs भी स्टार्ट करते हैं. तो आप जो भी करते हैं उसको आप अपनी पूरी श्रद्धा से अपनी पूरी डेडिकेशन से करें. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट वट एवर प्रोफेशन वट एवर फील्ड यू चूज प्लीज ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द नेशन एंड सोसाइटी. चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाओ, चाहे आप इंजीनियर बनो या सिविल सर्विसेज में जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो कि पीपल अराउंड यू इन द सोसाइटी बेनिफिट और आप जो है मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर दे रहे हैं उस सोसाइटी को, उस समाज को जिसने आपको बहुत कुछ दिया है. So we are all taking from this environment, we are all taking from this neighborhood or the space which we are or the ecosystem in which we are living, and there will be many people around you अगर आप देखोगे नज़र उठा के जिनको आपकी छोटी सी मदद का से भी बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है. उनकी मदद करो, उनको सपोर्ट करो. एंड इन द एंड फॉर द यंग पीपल, फॉर द यंग इंडिया जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो मतलब आपको अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखना है. जैसे मैं 4 P's बोलती हूँ, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक. आई रिपीट, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक. तो एक जुनून होना चाहिए, उस जुनून को कंटिन्यू करने का पेशेंस, परसिवरेंस है कि आपके एफर्ट्स को आप सस्टेन कर पाओ, और पॉजिटिव आउटलुक कि आपको अपने ऊपर विश्वास कि हाँ मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी. बट अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. डू नॉट बी डीमोटिवेटेड. देयर माइट बी मेनी बेटर ऑप्शंस वेटिंग फॉर यू. उनको एक्सप्लोर करो. यू कैन बी एंटरप्रेन्योर, you can have your own kind of small setup. गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अभी, स्पेशली अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, so they are giving those economic packages also. So become those change makers and decide what you want to do in the life. And once you decide, so even impossible says I am possible. So even impossible says I am possible. So nothing is impossible to achieve. And I always say dream and achieve. So dreams is an acronym which I elucidate as diligence, resilience, energy, ambition, motivation. Diligence, resilience, energy, ambition, motivation. So young India, dream and achieve. और लास्ट में एक लाइन, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान. तो आप जो कर रहे हो आप कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपके जाने तक भी आपको याद रखें, और आप अपने समाज में अपना नाम के साथ साथ आप समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू. Thank you, Ms. Goyal. It was a very enlightening session with you, and I hope those preparing for UPSC Civil Services examination might find it useful as well.